नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों को गोली मार दी। गोलीबारी में तीनों बच्चों की मौत हो गई है। पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर लिया है। योगेश रोहिला बीजेपी कार्यकारिणी का सदस्य भी है। थाना गंगो इलाके के सांगाठेड़ा गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सहारनपुर से, जहां पर बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी और बच्चों की गोली मार दी। बच्चों की मौत हो गई और पत्नी बुरी तरह अस्पताल में एडमिट है। चंद्रभान हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। चंद्रभान, क्या जानकारी है, क्यों इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, पहले मैं ये बताऊं कि ये घटना जो है सहारनपुर में जो है गंगो थाना इलाके के सांगाखेड़ा गांव की, जहां पर जो है बीजेपी के नेता जो यहाँ पे रहते हैं, उनके परिवार में उनकी पत्नी है और साथ में 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी, और तीनों मासूम बच्चे थे। एक बाप ने अपने उन मासूम बच्चों की आज गोली मारकर हत्या कर दी। और मैं यहाँ पर इसी गांव में पहुंचा हूँ और इसी गांव में मौके पर हूँ, ग्राउंड जीरो से। मैं यहाँ पे सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, ये एक बच्चे का ब्लड है, जिसको जो है एक बाप ने अपनी दरिंदगी दिखाते हुए और जो है अपने ही बच्चे को गोली मार दी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। हालांकि जो बच्चे तड़पते रहे और एक बच्चे ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। साथ ही उसके अलावा हम बात करें तो बाकी 2 बच्चों ने अस्पताल में उनकी मौत हो गई। साथ ही जो उनकी पत्नी है, पत्नी अभी उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और वो उनका इलाज वहाँ पे हायर सेंटर पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस दर्दनाक इस घटना ने पूरे सहारनपुर को हिला के रख दिया, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें जो है सभी लोग हतप्रभ है और पूरे गांव में हाहाकार यहाँ पे मचा हुआ था। और यहाँ पर पूरे, और इतना ही नहीं कि सबसे पहले जब उसने हत्या कर दी और गोली मारी, गोली मारने के बाद में जो बीजेपी जो नेता है, उसने जो है और पुलिस को खुद फोन करके इसकी सूचना दी कि उसने जो है अपने परिवार के, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को गोली मार दी है। हालांकि योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो है इस समय वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस जांच कर रही है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे पुलिस पहुंची और यहाँ पे पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे पहुंची और जगह जगह यहाँ पे उन्होंने नमूने लिए हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत भी की है। और यहाँ पे अभी हम इस गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे अब गांव के लोगों से भी हम मिलेंगे, बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पे हम ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना किस प्रकार घटी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद चंद्रभान इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। सहारनपुर के बाद रुख लखनऊ का करेंगे, जहां पर डबल मर्डर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ से सटे काकोरी में 2 लोगों की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों युवकों के शव सड़क किनारे पड़े मिले हैं। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। दोनों ही युवक छात्र थे, एजुकेशनल एकेडमी में थे। दोनों छात्रों की गला रेत कर हत्या की गई है और सड़क किनारे शवों को फेंक दिया गया है। थाना काकोरी इलाके की यह घटना है। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम जगहों पर धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। 2 युवकों के शव सड़क किनारे लहूलुहान अवस्था में पड़े मिले। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चूंकि ये लखनऊ का थोड़ा आउटर इलाका है, काकोरी थाना क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है लखनऊ का, लिहाजा वहां पर सीसीटीवी या किसी तरीके की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं जिससे तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली जा सके। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वर्षा हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गई हैं। वर्षा, क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, काकोरी में जिस तरीके से डबल मर्डर केस हुआ है, दो व्यक्ति जो रोहित और मनोज, रोहित पढ़ाई कर रहा था और मनोज जिस तरीके से परीक्षा देकर आया था रेलवे की, अब उसकी नौकरी लगने वाली थी। और जिस तरीके से परिवार से बातचीत हुई, परिवार की तरफ से ये साफ कहा गया कि दोनों पार्टी के लिए निकल रहे थे। घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी लाश मिली, जहां पर धारदार हथियार से उनके गला रेत दिया गया। पुलिस की तरफ से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है कि आखिर कौन शख्स थे, कौन इसके पीछे थे। परिवार से बातचीत में ये भी पता चला कि किसी तरीके की रंजिश तो नहीं थी, कोई साजिश की बात लगातार परिवार की तरफ से नहीं की जा रही है कि आखिर जब रंजिश नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, तो आखिर कैसे दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है। पुलिस की तरफ से जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें लगातार यही कहा गया है कि रंजिश की वजह से ही ये हत्या की गई है, क्योंकि गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। और जिस तरीके से दोनों की लाश बीच सड़क पर मौजूद थी, ये साफ था कि कोई एक पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से ये हत्या हुई है। और जिस तरीके से मौत के बाद पूरे इलाके की बात करें तो हड़कंप मच चुका है पूरे इलाके में, क्योंकि डबल मर्डर केस है काकोरी में। और जिस तरीके से लाश उनकी बरामद हुई है, पुलिस वहां पर छानबीन करती हुई नजर आई। छानबीन करने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम में भी साफ हुआ है कि धारदार हथियार से मारा गया। रंजिश की बात कही जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी, क्योंकि जिस तरीके से उनके गले पर जिस धारदार हथियार से वार किया गया है और जितनी बेरहमी तरीके से किया गया है, उसमें साफ हो चुका है कि रंजिश की वजह से ही ये हत्या हुई है। लेकिन पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस अभी छानबीन ही कर रही है, अभी इस मामले में किसी को पकड़ा नहीं गया है। परिवारों से, दोनों परिवारों से पूछताछ चल रही है कि आखिर किस वजह से ये लोग जा रहे थे, क्या क्या चीजें थी, आखिर कोई पुरानी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई। तो जांच पड़ताल हर एंगल से किया जा रहा है। ठीक है वर्षा, आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर भी लखनऊ से ही है। यहाँ पर एक महिला की लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी का इनकाउंटर कर दिया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि पुलिस ने कल देर रात ही इस व्यक्ति पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। 6000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में इस युवक की तफ्तीश की गई। ये बड़ी खबर है। लखनऊ से आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सौरभ हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडिया न्यूज ने सौरभ के दोस्त अक्षय से खास बातचीत की है। बातचीत में अक्षय ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि मुस्कान सौरभ से तलाक लेना चाहती थी और अपनी बेटी पीहू से भी वो कोई लगाव, कोई प्यार नहीं करती थी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मेरठ से, जहां पर सौरभ हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रमोद हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। प्रमोद, क्या कुछ कहा उसके दोस्त ने, किस तरीके से मामले में खुलासे हो रहे हैं? सब आप देखिए, हर मिनट पर मेरठ से नया अपडेट आ रहा है। जिस तरीके से सौरभ की हत्या हुई और हत्या के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी जेल में, अब उसके बाद देखिए बड़ा अपडेट ये है कि एसपी सिटी का अभी कुछ ही देर पहले एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि सौरभ की हत्या के बाद जो इलाके में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं वो तलाशे जा रहे हैं और साथ ही तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट की जा रही है, जिससे कि इस केस की जो केस डायरी है जब भी कोर्ट में पहुंचे वो इतनी मजबूती के साथ पहुंचे कि आरोपी दोनों में से कोई भी आरोपी किसी भी तरीके से बच ना पाए। साथ ही इन लोगों को कठोर से कठोर आजीवन जैसी कार्रवाई हो। तो लगातार अब पुलिस देखिए तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें तलाश रही है। जिस तरीके से ये ड्रम खरीद के 1100 रुपये का लेकर आए थे, उसके बाद सौरभ की हत्या होती है और हत्या करने के बाद 18 टुकड़े उस ड्रम में डाल दिए जाते हैं और उसके अलावा ऊपर से सीमेंट का घोल। तो पुलिस ये भी तलाश रही है कि जिस ड्रम को ये खरीद के लाए थे वो ड्रम किससे आया था, यानी किस व्हीकल से आया था, ई रिक्शा से आया था या किसी और से। इसके अलावा देखिए सबाब जो मुस्कान है, मुस्कान एक बुजुर्ग को लेकर मेडिकल स्टोर पर गई थी, वहाँ जाकर उसने नींद की गोलियाँ ली थी, बाकायदा पर्चा लेकर गई थी। तो पुलिस यह भी तलाश रही है कि आखिर जो बुजुर्ग थे मुस्कान के साथ वो कौन व्यक्ति थे, उनकी भी तलाश कर रही है। इसके अलावा देखिए तमाम जो एविडेंस है वो पुलिस लगातार कनेक्ट कर रही है। इसके अलावा देखिए मुस्कान और उसका प्रेमी इस वक्त जेल में है और देखिए जेल में रहते हुए बड़ी खबर यह है कि वो
उसका प्रेमी अब इस वक्त जेल के अधिकारियों से कह रहा है कि मुझे अल्कोहल की ज़रूरत है, कह रहा है कि मैं अल्कोहल का आदी हूँ और लंबे समय से शराब का सेवन करता हूँ। तो अब उसने जेल में एक नई जिद रख ली है कि मुझे अल्कोहल की ज़रूरत है। ऐसे में देखिए बड़ी खबर सवाब यही है कि अभी दोनों को लेकर जुडिशली से रिमांड मंजूर हो गई है। 14 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। 14 दिन के लिए पुलिस जहाँ जहाँ एविडेंस कनेक्ट कर सकती है, जहाँ जहाँ होटलों में ठहरे हैं ये 13 दिन, इसके अलावा किस किस मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे में इन लोगों ने पूजा अर्चना की है वहाँ से एविडेंस कनेक्ट किए जाएंगे। और इसके अलावा पुलिस जो तमाम पहलू हैं उन पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से देखिए कैब के ड्राइवर ने खुलासा किया था कि मुस्कान और इसका प्रेमी दोनों लोग यहाँ से दहली गेट एक जगह है मेरठ में, वहाँ से कैब में बैठकर गए थे और इस दौरान वो लगातार जो प्रेमी है मुस्कान का वो अल्कोहल का इस्तेमाल करता रहता है। 1 से लेकर 2 बोतलें उसने डेली पी हैं। इसके अलावा लौटते समय मुस्कान ने भी बियर का सेवन किया है। इसके अलावा जिस जगह ये मनाली में ये लोग रुके हुए थे वहाँ केक मंगाया गया, केक काटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके अलावा जो वहाँ होली खेली है, यानी यहाँ खून की होली खेलने के बाद फिर इन्होंने वहाँ मनाली में रंग की होली खेली है। तो पुलिस यानी मेरठ पुलिस कोई भी लापरवाही जरा भी बरतने के मूड में नहीं है, पूरे एविडेंस कनेक्ट कर रही है। चूँकि जिस तरीके से देखिए सौरभ की बेरहमी से हत्या हुई थी, यानी मुस्कान ने मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए सौरभ विदेश से मेरठ आए थे और ऐसे में बाकायदा उन्हें नशीला पदार्थ दिया जाता है, यानी नींद की गोली दी जाती है। उसके बाद फिर सौरभ की चाकू से हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा दोनों जो हाथ हैं वो हत्या करने के बाद साथ ले जाए जाते हैं। तो पुलिस ये भी कनेक्ट कर रही है कि जो दोनों हाथ थे उन हाथों को किस जगह फेंका गया। तो मान लीजिए जिस तरीके से बॉडी के 18 टुकड़े हुए थे, सीमेंट में उसे सीमेंट का घोल ऊपर से कर दिया गया था। तो ठीक है प्रमोद, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया तफसील से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। मेरठ के बाद लखनऊ की खबर आपको बताएंगे, जहां पर एक महिला की लूटपाट के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। महिला लखनऊ अपने घर अपने भाई के पास आई थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ने उसे बहला फुसलाकर वो लखनऊ से सटे मलिहाबाद इलाके में उसे लेकर चला गया। वहां पर उसने उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। कल ही पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम अजय पर घोषित किया था। आरोपी की पहचान करने के लिए 6000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे से लेकर जहां तक वो ऑटो फॉलो किया जा सका उसे फॉलो किया गया। बताया जा रहा है कि इस महिला के साथ उस युवक ने लूटपाट की, दरिंदगी की और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। लखनऊ पुलिस पर भी यह बड़ा दबाव था कि वो मामले का खुलासा जल्द से जल्द करे, क्योंकि जिस तरह से घटना ये घटी लखनऊ पुलिस के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इसमें कई पुलिस वालों को भी निलंबित किया गया था, क्योंकि रात के पेट्रोलिंग के समय जो बड़े बड़े दावे लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से किए जाते हैं वो सब धता साबित हुए। रवि हमारे सहयोगी इसी खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है मामले में पूरी? देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पे बड़ी चुनौती थी और पुलिस के लिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और जिस तरह से जो पूरे घटना को कारित करने वाले जो दोनों आरोपी थे, एक की गिरफ्तारी होती है और दूसरे पर जो कि मुख्य आरोपी के तौर पे था अजय, उस पर 1 लाख का इनाम पुलिस कमिश्नरेट की तरफ घोषित किया जाता है और देर रात मुठभेड़ में मारा जाता है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो शहर छोड़ के बाहर भाग रहा है। हालांकि पुलिस ने कॉम्बिंग की, जिसके बाद फिर फायरिंग के दौरान उसको गोली लगी और जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल एक बहुत सनसनीखेज मामला था। अयोध्या रहने वाली युवती थी जो कि वाराणसी से परीक्षा देने के बाद लखनऊ आई थी और लखनऊ से वो लखनऊ में ही आलमबाग से वो चिन्हट अपने भाई के घर जा रही थी और हालांकि उसको यहाँ का पता नहीं पता था और फोन से बात करते करते जा रही थी। हालांकि इस की जानकारी की जो ई रिक्शा जो चालक था उसको पता थी, यानी ये ऑटो चालक को पता थी कि उसको लखनऊ के बारे में जानकारी नहीं है और जिसका उसने फायदा उठाया और उसके बाद वो गुमराह करते हुए उसको मलिहाबाद इलाके में ले गया, जहाँ पर उसने अपने भाई को भी साथ लिया और बाद में उसको एक जगह पर ले आके उसकी साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। हालांकि उस दौरान उसकी जो गाड़ी थी उस पर नंबर प्लेट नहीं थी, यानी पहले से ही उसने कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरीके से गुमराह करना है
हालांकि पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले, करीब 5000 के करीब मोबाइल फोन ट्रेस किए गए और जिसके बाद घटना स्थल के मोबाइल फोनों को ट्रेस करने के बाद जो नंबर थे उनको ट्रेस करने के बाद पुलिस को सफलता मिली और अंततः पुलिस आरोपियों तक पहुंची। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरे आरोपी की जानकारी मिली, जिसके बाद फिर देर रात मुठभेड़ में वो मारा गया। फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस की जांच अभी भी इस पूरे मामले को लेकर जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। लखनऊ के बाद वाराणसी से खबर आपको बताएंगे, जहां पर औरंगजेब के मामले को लेकर के अभी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। वाराणसी के मोहल्ले औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर अब हिंदू संगठन एक्टिव होने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मोहल्ले का नाम औरंगजेब नहीं रखा था औरंगाबाद, लिहाजा इसे बदला जाना चाहिए। विश्व वैदिक सनातन न्यास ने इस मामले को लेकर के मेयर को पत्र लिखा है और औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग उठाई है। औरंगाबाद मोहल्ले के बारे में हिंदू जो संगठन है वो कहते हैं कि इसका जो नाम है वो औरंगजेब ने रखा था। औरंगजेब ने औरंगाबाद मोहल्ले की स्थापना की थी और औरंगाबाद का नाम हिंदू धर्म स्थलों पर रखा जाना चाहिए। विश्व वैदिक सनातन न्यास ने इस मामले में मेयर को पत्र भी लिखा है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वाराणसी से, जहां के औरंगाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की है। आकाश पूरी खबर बता रहे हैं। आकाश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सबाब, काशी में औरंगाबाद एक जगह है जिसे औरंगजेब के नाम से जोड़ा जा रहा है। काशी में जो हिंदू संगठन के लोग हैं अब उसके इस नाम को लेकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह नाम औरंगजेब के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाए। हालांकि हमने स्थानीय लोगों से भी बात किया, साथ ही जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात किया। उनका साफ साफ कहना है, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पहले यहाँ शिवनगर नाम होता था, लेकिन औरंगाबाद औरंगजेब के आने के बाद हुआ। लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच का विषय है, या फिर जो अधिकारी जो पत्र लिए हैं वो नाम बदलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगा। लेकिन अब उसे नाम बदलने के बाद लक्ष्मी नगर या फिर नारायण धाम रखने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मेयर और नगर आयुक्त को पत्र दे दिया गया है। पत्र के बाद देखना दिलचस्प होगा यह नाम चेंज होता है या फिर नहीं। शबाब। ठीक है आकाश, आप नजर बनाए रखिए। खबर क्या है, जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर चंदौली से आपको बताएंगे, जहां के खेतों में फैक्ट्री का जहरीला पानी पहुंच रहा है और इस वजह से कई गांवों में फसल चौपट हो रही है। 8 गांव में फैक्ट्री का जहरीला पानी पहुंच रहा है। इस जहरीले पानी की वजह से फसलें खराब हो रही हैं। ये बड़ी खबर है चंदौली से आपके टीवी स्क्रीन पर। 8 गांव की किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। फसलों के साथ लोगों की थाली तक भी जहर पहुंच रहा है। जफरपुर फेज 2 की कंपनी से ये केमिकल युक्त पानी निकल रहा है। फैक्ट्री संचालक समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चंदौली से, जहां के दर्जनों किसान परेशान हैं क्योंकि उनके खेतों तक फैक्ट्री का जहरीला पानी पहुंच रहा है और ये जहरीला पानी किसानों की फसल को चौपट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और तो और पानी से जो फसल प्रभावित हो रही है उसका अनाज भी जहरीला हो रहा है। अवनीश हमारे सहयोगी सीधी हमारे साथ चंदौली से जुड़ गए। अवनीश, क्या जानकारी है पूरे मामले में? जी, ये पूरा मामला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 का है, जहाँ से जो केमिकल वेस्टेज है, जो पानी निकल रहा है फैक्ट्रियों से, वो फैक्ट्रियों के थ्रू बिना प्योरीफाई किए, बिना ट्रीटमेंट किए किसानों के खेतों तक जा रहा है और वहाँ से खेतों के थ्रू जो फसल वहाँ लगाई गई है उस फसल के थ्रू कहीं ना कहीं लोग अनाज के रूप में उसको खा भी रहे। तो डेफिनेटली एक तरीके से जो जहर है वो आदमी वो थालियों तक पहुँच रहा है। ऐसे में देखा जाए तो 8 ऐसे गांव हैं जहां पे इससे प्रभावित है और हजारों एकड़ भूमि इससे प्रभावित है, जिससे कि सफेद परत जम जा रही है। केमिकल की जो सिंचाई हो रहा है, जो भूमि सिंचाई हो रही है, उससे केमिकल की एक परत जम गई है। अब ऐसे में चंदौली के जो जिलाधिकारी है निखिल टी पुंडे, उनसे कल बात की हमने, तो उन्होंने कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, पानी को प्योरीफाई किया जाना चाहिए, उसके बाद किसानों के जो जिस भी ड्रेनेज के थ्रू जा रहा है वहाँ भेजा जाना चाहिए। अगर ऐसे में कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अगर गंदा पानी ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट किए बहा रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो ड्रेनेज
जो ड्रेनेज है उसमें काफी सारे चार्ज कार्ड है, उसके भी सफाई करवाने की बात कही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।